नमस्कार, प्रभा साक्षी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस पॉडकास्ट में बात करेंगे कि बुरहान वानी की मौत और 370 की रूपरेखा, कानूनी किताबों की तफ्तीश, गुमराह राजनीति, मोदी के मनसबदार ने ऐसे बदला कानून और रचा इतिहास। तो आइए सुनते हैं आज के इस पॉडकास्ट को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, ताकि आप रोज ऐसे ही इंटरेस्टिंग और जानकारीपूर्ण पॉडकास्ट सुन सकें। 5 बरस पहले मोदी सरकार ने एक बड़ा और कड़ा फैसला लिया, ऐसा फैसला जो बदलने वाला था कश्मीर की तकदीर। मोदी सरकार का ये फैसला और गृह मंत्री अमित शाह का संसद में ऐलान कश्मीर के सियासी दस्तूर को बदल देने वाली थी सूबे की सियासत की हर चाल को, और टूटने वाली थी आतंकवाद की भी कमर। कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश होगा। इस एक वाक्य ने कश्मीर की आबोहवा को बदल कर रख दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नारा दिया था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को खत्म किया गया था। तब भी कहा गया था कि इस फैसले से जम्मू कश्मीर के लोगों का साथ भी है, विकास भी है और विश्वास भी है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने वाले ऐतिहासिक फैसले को 5 अगस्त को 5 वर्ष पूरे हो गए हैं। इन दिनों में कितनी बदली है रुत, कितनी बदली है रवानी और कितनी बदली है जिंदगानी। इस बात को लेकर मीडिया में विमर्श, संवाद और विवाद निरंतर है। इसी कश्मीर की हवाओं में कभी बारूद की गंध घुली, कभी आतंकवादियों ने इसी की छाती को छलनी किया। इसी कश्मीर के चेहरे पर कभी पड़े हुए अपने ही खून के छींटे। आर्टिकल 370 हटाने के लिए मोदी सरकार ने जिस तरह से कानूनी रास्ता अपनाया, कूटनीतिक चतुराई दिखाते हुए इसके इतिहास को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। साल 2014 से 2016 का समय है और एक अनोखा गठबंधन। साल 2014 के चुनाव में नरेंद्र मोदी के नाम पर बीजेपी की लहर ऐसी चली कि एक एक कर राजस्थान, यूपी, गुजरात समेत सारे प्रदेश आकर उसकी झोली में गिर गए। वहीं इस बार एक ऐसे अनोखे गठबंधन जिसकी कभी किसी ने कोई कल्पना भी नहीं की होगी, उसे करके बीजेपी ने डल में भी कमल खिला दिया। बीजेपी की पहली प्राथमिकता ये भी थी कि जम्मू कश्मीर में किसी भी तरह सरकार बनाई जाए। पीडीपी और बीजेपी ने सरकार चलाने के लिए एक कॉन मिनिमम प्रोग्राम भी बनाया। 2 साल तक दिक्कतों से चली सरकार में दोनों दलों के बीच कई मुद्दों को लेकर मतभेद साफ नजर आए। तभी जुलाई 8, 2016 को हिजबुल के कमांडर बुरहान वानी को सुरक्षा बलों ने मौत के घाट उतार दिया। महबूबा मुफ्ती ने सामने आकर उसे कश्मीर का बेटा बताया। उसके जनाजे में भारी भीड़ भी नजर आई। फिर कई महीनों तक हिंसा का दौर चलता रहा। शाह ने संसद में संभाला मोर्चा। इससे पहले कि हम इस पर नजर डालें कि अमित शाह ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के नतीजों से कैसे निपटा, आइए इस प्रक्रिया पर करीब से नजर डालते हैं कि मंत्री ने इसके लिए कैसे तैयारी की। यह सब तब का है जब मोदी के नेतृत्व वाले गठबंधन ने 2019 का आम चुनाव जीता। बताया गया कि लोकसभा चुनावों में अपनी ऐतिहासिक जीत के तुरंत बाद मोदी सरकार ने धारा 370 से छुटकारा पाने का फैसला किया। लेकिन ये कोई आसान काम नहीं होगा। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह ने अपना होमवर्क शानदार ढंग से किया। अधिकांश प्रारंभिक कार्य क्रमशः नॉर्थ ब्लॉक और शास्त्री भवन में गृह मंत्रालय और कानून मंत्रालय के कार्यालयों के बाहर हुए और पूरी गोपनीयता बनाए रखी गई। फाइलें, दस्तावेज और अन्य संबंधित कागजात संसद परिसर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भूतल कार्यालय में भेजे गए थे और नेता आधी रात को उस कानून को आकार देने में लगे रहे जो राज्य को अलग करने में सक्षम होगा, और राष्ट्रपति के आदेश के साथ अंततः अनुच्छेद 370 बनाया गया। अमित शाह ने पूरी प्रक्रिया के दौरान भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के साथ निकट संपर्क बनाए रखा और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को भी चर्चा में शामिल किया। जब शाह पर्याप्त रूप से तैयार हो गए तो यह निर्णय लिया गया कि इन विधेयकों को पारित कराने के उद्देश्य से संसद सत्र का 7 अगस्त तक बढ़ा दिया जाएगा। जैसे ही भाजपा के भीतर का पहिया घूमा, तत्कालीन कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद और रेल मंत्री पीयूष गोयल को सदन में चीजों को प्रबंधित करने के लिए कहा गया और एक व्हिप जारी किया गया। फिर 2019 को 5 अगस्त को गृह मंत्री अमित शाह खड़े हुए और जम्मू कश्मीर में धारा 370 को हटाने का प्रस्ताव पेश किया। जैसा कि तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओब्रियन ने अपने भाषण में कहा, जम्मू कश्मीर पर बिल और प्रस्ताव पेश करने के फैसले ने राज्यसभा के एक हिस्से को आश्चर्यचकित कर दिया। हालांकि शाह पीछे नहीं हटे और अपना प्रस्ताव पेश किया। अपने संबोधन के दौरान गृह मंत्री ने बताया कि कैसे सरकार के पास अनुच्छेद 370 को रद्द करने की शक्ति थी। अनुच्छेद 370 की धारा 3 का उपयोग किया गया। इस अनुच्छेद के पूर्वगामी प्रावधानों में कुछ भी होने के बावजूद राष्ट्रपति सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा यह घोषणा कर सकते हैं कि यह अनुच्छेद लागू नहीं होगा। यह केवल ऐसे अपवादों और संशोधनों के साथ ही और ऐसी तारीख से लागू होगा जो वह निर्दिष्ट कर सकता है, बशर्ते कि खंड 2 में निर्दिष्ट राज्य की संविधान सभा की सिफारिश राष्ट्रपति द्वारा जारी करने से पहले आवश्यक होगी। दिन भर के विचार विमर्श के बाद अमित शाह के प्रस्तावों पर मतदान हुआ और वह जीत गई। इसके पक्ष में 125 और विपक्ष में 61 वोट मिले। अगले दिन विधेयक को लोकसभा द्वारा पारित कर दिया गया और इसके पक्ष में 370 वोट पड़े और इसके खिलाफ 70 वोट पड़े। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह विधेयक अधिनियम बन गया।
कैसे किया गुमराह। अनुच्छेद 370 को कैसे खत्म किया जाए, इस पर जोर दिया जा रहा था। कई अधिकारियों का दिमाग इस पर लगा हुआ था। सारी कानून की किताबें पढ़ी जा रही थी। हर कीमत पर एक सुरक्षित और मजबूत फैसला देने का फोकस था। आतंकवादियों और अलगाववादियों ने राज्य में बड़े पैमाने पर अशांति पैदा करना जारी रखा। इस उद्देश्य के लिए अमित शाह ने NSA अजीत डोभाल को भी शामिल किया और अब यह सामने आया कि मंत्री द्वारा सदन में अपना प्रस्ताव पेश करने से बहुत पहले ही केंद्र ने क्षेत्र में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के लिए आधार तैयार कर लिया था। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ केंद्र का ऑपरेशन ऑल आउट था। इस ऑपरेशन के जरिए केंद्र ने 258 से ज्यादा आतंकियों की पहचान की और उनके पीछे लग गई। हालांकि यह पूरे ऑपरेशन का केवल पहला चरण था। 2019 के जुलाई के तीसरे सप्ताह में पूछताछ की गई कि क्या जम्मू कश्मीर बड़े बदलाव के लिए तैयार है। दरअसल एक सुरक्षा अधिकारी ने द प्रिंट को बताया कि जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक के सलाहकार के विजय कुमार ने तब कहा था कि हमें कश्मीर पर कुछ सख्त फैसले लेने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसके अलावा NSA अजीत डोभाल ने भी जुलाई के तीसरे सप्ताह में क्षेत्र का दौरा किया था और जमीनी स्थिति पर व्यापक चर्चा की थी। तब उन्होंने अमरनाथ गुफा का दौरा किया था, जिससे अधिकारियों को यह आभास हुआ कि वह उस समय चल रही अमरनाथ यात्रा के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। कश्मीर में कुछ बड़ा होने वाला है। वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों को तब बदलाव महसूस हुआ और जब पिछले सप्ताह सीमा सुरक्षा बल और उसके बाद केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की पर्याप्त तैनाती हुई तो उन्हें एहसास हुआ कि कुछ बड़ा होने वाला है। फोन और इंटरनेट के काम न करने की स्थिति में गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर प्रशासन को 2000 सैटेलाइट फोन भी भेजे। इसके अलावा राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन के उच्च ऊंचाई वाले लंबे समय तक चलने वाले इजरायली हेरान ड्रोन को भीड़ नियंत्रित करने के लिए पीर पंजाल के पार भेजा गया था। सैन्य विमानों ने घाटी में भोजन, पानी और दवाओं सहित राहत सामग्री के लिए दर्जनों उड़ानें भरी थी। 4 अगस्त को शाह ने रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के प्रमुख सामंत गोयल को फोन किया और उन्हें तैयार रहने के लिए कहा कि यह शायद पहली बार था जब सुरक्षा प्रतिष्ठानों को एहसास हुआ कि मोदी सरकार संसद में अनुच्छेद 370 को खत्म करने जा रही है। अमरनाथ यात्रा रद्द कर दी गई और केंद्र ने घाटी के राजनीतिक नेताओं को भी इस डर से नजरबंद कर दिया कि पाकिस्तान की जासूसी एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस और जिहादी उन्हें निशाना बनाएंगे। अमित शाह ने कश्मीर की संचार लाइनें बंद करने का साहसी निर्णय भी लिया। हालांकि इस कदम की विपक्ष और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने कड़ी आलोचना की, जबकि कुछ लोग तर्क देंगे कि इससे स्थानीय लोग और अधिक क्रोधित हो गए। इसने क्षेत्र में आतंकवादियों को संगठित करने और आतंक फैलाने की क्षमता को तोड़ दिया। घटना स्थल पर कोई आतंकवादी नेता सक्रिय नहीं था और अगर था भी तो वह अपने संदेश देने और लोगों को भड़काने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग नहीं कर सकते थे। मंत्री ने स्वतः स्फूर्त भीड़ को रोकने के लिए श्रीनगर और अन्य प्रमुख शहरों की सड़कों और प्रवेश और निकास बिंदुओं पर बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया। 5 अगस्त को राष्ट्रपति का एक आदेश आया था। उस आदेश में जम्मू कश्मीर को लेकर एक संशोधन किया गया था। उस संशोधन के तहत अभी तक जम्मू कश्मीर, जिसे हम संविधान सभा मान रहे थे, उसे बदलकर विधानसभा का दर्जा दे दिया गया। इसके ऊपर यह भी कहा गया कि राज्य सरकार राज्यपाल के समकक्ष होगी। अब यहाँ भी एक बड़ा खेल था। कह सकते हैं कि जानबूझकर ये बदलाव किया गया था। असल में जम्मू कश्मीर में तो राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था। ऐसे में सवाल यह था कि राज्यपाल राय किससे लेते, तो वहां उस समय किसी की सरकार ही नहीं थी। सामान्य स्थिति में विधानमंडल की राय माननी पड़ जाती, लेकिन उस स्थिति में सारी ताकत फिर केंद्र सरकार और राष्ट्रपति के पास ही आ गई। अनुच्छेद 370 के बाद कश्मीर की स्थिति कैसी रही? अनुच्छेद 370 को हटाए हुए अब 5 साल हो गए हैं और तब से जम्मू कश्मीर का उल्लेखनीय बदलाव देखने को मिला है। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि कानून को निरस्त करने से क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास, प्रगति, सुरक्षा और स्थिरता आई है और 3 दशकों की उथल-पुथल के बाद क्षेत्र में जीवन सामान्य हो गया है। इसमें यह भी कहा गया है कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने से आतंकवादी नेटवर्क को नष्ट कर दिया गया है और अब पथराव और सड़क पर हिंसा की घटनाएं अब अतीत की बात बन गई हैं। उदाहरण के लिए पत्थरबाजी की घटनाओं में 2018 से 2023 तक महत्वपूर्ण गिरावट दर्ज की गई, 1767 से 0 तक। साथ ही इस वर्ष बंद या हड़ताल की 52 घटनाएं शून्य हो गई हैं। वर्ष 2018 में 199 से अब तक आतंकवादी भर्ती में भी उल्लेखनीय गिरावट आई है और वर्ष 2023 में यह 12 रह गई है। सीमा पर्यटन के अपार लोकप्रियता हासिल करने से क्षेत्र में पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हुई है। अनुच्छेद 370 के बाद के दिनों में शैक्षणिक संस्थानों ने निर्बाध रूप से कार्य किया है। इसके अलावा क्षेत्र में व्यवसाय तेजी से बढ़े हैं। स्टार्टअप और उद्यमियों ने नए अवसरों को लाभ भी उठाया है। अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद से कश्मीर के परिवर्तन का एक सच्चा प्रदर्शन मई में आयोजित G20 पर्यटन बैठक थी, जिसमें G20 सदस्य देशों के 60 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। विशेष दर्जा खत्म होने के बाद इस क्षेत्र में आयोजित यह सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम था। आज के लिए इतना ही। अगले पॉडकास्ट में किसी और मुद्दे पर देंगे आपको विस्तृत जानकारी। तब तक के लिए जुड़े रहें प्रभा साक्षी के साथ।